नून लीग और पीपल्स पार्टी नामी आवारा कुत्तों की लड़ाई पर वकील अहमद खान ने बड़ा खूबसूरत लिखा है। वो कहते हैं कि एक सरदार साहब की बेटी अपने पड़ोसी के साथ भाग गई। सरदार साहब को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने सारे रिश्तेदार इकट्ठे किए, पंचायत लगाई और अगले दिन उन्होंने मुजाहरे का ऐलान कर दिया। जब मुजाहरा हो रहा था तो वहां पे वो जो लड़की भाग गई थी वो भी पहुंच आई और नारे लगाने लगी। सरदार साहब ने बेटी को देखा तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों आई हो? तो सरदार साहब की बेटी कहती है कि वो जो भागना था वो मेरा बचपन का प्यार था, लेकिन एहतजाज में शिरकत करना ये मेरी खानदानी गैरत है। ये है नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई। पहले हम कहते थे कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है। अब रोजाना टीवी पे बैठ के एक दूसरे को बता रहे हैं कि तुम फॉर्म 47 की पैदावार हो, वो उनको कह रहे हैं कि तुम फॉर्म 47 की पैदावार हो, और वर्दी फाड़ रहे हैं इज्जत माब जनाब जनरल आसिम मीर साहब की, और वो जो भेरे का नाई है सिकंदर सुल्तान राजा की, उसके मुंह पे थूक रहे हैं कि बाकी ये सारा फ्रॉड था और इंशाअल्लाह ताला आर्टिकल 6 जो है वो इनके लिए तैयार होगा। उसके बाद चौधरी शफकत साहब हैं। चौधरी शफकत साहब कहते हैं कि इन्होंने इलीट का जो लफ्ज है उसको भी बदनाम कर दिया है। बाकी जो इलीट का लफ्ज है ना, ये बड़ा जबरदस्त जो है ना वो इस्तिलाह है और बड़ी जबरदस्त लोगों के लिए इस्तेमाल होती है। शफकत चौधरी साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये थर्ड क्लास, ये कण टुटे, ये बदमाशों के चमचे, इनको एलीट क्लास कहना, ये एलीट क्लास की तौहीन है और वाकई तौहीन है। एलीट क्लास कभी देखनी है ना तो गोरों में देखें कि एलीट क्लास किसे कहते हैं। ये एलीट क्लास, ये कब्जे कराने वाले, ये जो है ना सरकारी ठग, ये एलीट क्लास है। ये कोई शमीम ढकनी, कोई वो बेम्बिनो सैनमे वाला हाकिम अली जरदारी जो मुलाकातें करवाता, वहां पे मिलाप करवाता, ये नवाब शाह कैडेट कॉलेज पटारो से ये भागा हुआ लानती, ये काला यरकान, ये एलीट क्लास है। ये थर्ड क्लास जो है ना वो जेब कुतरे हैं और इनको एलीट क्लास कहना। अब जरा एक और बात पे आपने गौर करना है। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हमारा मुल्क किसी अवामी तहरीक के बगैर एक किस्म की दस्तूरी काविश या शायद अंग्रेज इंडिया को शुमाली हमला आवरों से प्रोटेक्ट करने को एक बफर स्टेट के तौर पर बनाया गया। कोई बहुत बड़ी तहरीक तो नहीं चली थी ना, कोई मार कुटाई ये वो, बस कागजी कार्रवाई हुई थी। तो ये भी हो सकता है कि जो है ना वो शुमाल की तरफ से आने वाले हमला आवरों से बचाने के लिए ये एक बफर जोन बनाया गया हो जी। इसलिए इस मुल्क से अवाम का वो ताल्लुक ना बन सका जो दूसरे मुल्कों में बन जाता है। यकीन करें इसी तरह है। अब मैं आपको उसकी मिसाल देता हूं। मेरे इस ख्याल की कुछ वजह है। 1971 में 2 लाख हुआ तो जो सदमा होना चाहिए था ना हुआ, बल्कि ये सुनने को मिलने लगा कि बंगाली बोझ थे, अच्छा हुआ निकल गए। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया। अब फिर मुल्क तबाही के किनारे पहुंच चुका है। बलोचिस्तान तो न जाने किस मकाम तक पहुंचा और केपीके में भी क्या ठीक है, लेकिन अवाम में वो बेचैनी और इस्तराब नहीं जो जरूरी होना चाहिए था। एक बेहिस्सी की कैफियत है और इस पर आप कश्मीर को भी देख लें। अगर खुदा न करे इन पॉलिसियों के चलते मुल्क की वहदत को कोई नुकसान पहुंचता भी है तो चंद दिन में लोग भूल भाल जाएंगे। जैसे 1971 में 16 दिसंबर के चंद दिन बाद भुट्टो की रात गए एक तकरीर से अवाम मुतमिन भी हो गई थी कि अब नया पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तान तोड़ने के बाद ये भुट्टो ने तकरीर की थी और चंद दिन बाद क्रिसमस नाइट हमारे 5 स्टार होटल्स में
मनाई गई और बड़ा माल लाया गया उन 5 स्टार होटल्स में। और फिर कुछ दिन बाद नए साल की खुशियां भी आबोताब के साथ मनाई गई। 16 दिसंबर को मुल्क टूटता है, 25 दिसंबर को क्रिसमस और 1 जनवरी को नया साल। अंदाजा करें कि कितने दिन जो है वो गुजरे थे और यहाँ पे जश्न वो उरूज पे था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यादी है, जो अपने बुजुर्गों का, अपनी माओ का, अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का बहुत ज्यादा मशकूर है, जो मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं। लिहाजा मेरी तरफ से उन सबको वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नौजवान ने गिला किया है कि हमारा जिक्र नहीं करते, तो नौजवान तो मुझसे छोटे हैं यार। मैं बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो टाइम निकालते हैं, जिनको कोई ना कोई इशू भी होता है। अल्लाह उनको तमाम इशुओं से महफूज रखे, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, अल्लाह पाक उनको अपनी औलाद का भी मोहताज न करे। आज जुमेरात है, मेरे और आपके मरहूमीन के लिए अल फातिहा, सूरह फातिहा लाजमी पढ़ लें, दिल में पढ़ लें या दुरूद इब्राहिम ईसाल कर दें। ये तोहफा होता है, तोहफा। तो एक बुजुर्ग, गांव में एक बुजुर्ग ने बताया कि ख्वाब में मुझे मेरा बड़ा भाई मिला, तो वो जो है वो फूल चुन रहा था। तो मैंने उससे जो है ना वो सवाल किया कि ये कौन से फूल हैं। तो उसने बताया, मेरे बड़े भाई ने, बाबा जी कहते हैं कि ये बाहर से आए हैं, जो लोग जिंदा हैं उन्होंने तोहफे भेजे हैं और ये मैं चुन रहा हूं। यानी उन्होंने इसाल किया है, सवाब, तिलावत और जो है ना वो कुरान या दुरूद इब्राहिमी। आज जुमरात का दिन है और 30 जुलाई 2026 की तारीख है। पाकिस्तान में इस वक्त 5:30 बज रहे हैं जब मैं आपसे मुखातिब हूं। एडोल्फ हिटलर के दौर में एक जो है वो शायर को गिरफ्तार कर लिया गया। एडोल्फ हिटलर जो है वो उसके खिलाफ, वो जो शायर था वो एडोल्फ हिटलर के खिलाफ शायरी करता था। तो जो शायर था उसकी बेटी छोटी सी थी, तो उसने बड़ी मासूमियत से पूछा कि मामा, जो हुकूमत है या हिटलर हैं, उन्होंने मेरे बाप को क्यों गिरफ्तार किया है। तो उसकी मां ने कहा कि बेटा, तुम्हारे अबू ने हिटलर के खिलाफ नज़म लिखी थी, इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बच्ची मासूमियत से कहती है कि हिटलर भी मेरे अबू के खिलाफ नज़म लिख देते, मेरे अबू ने नज़म लिखी थी ना, वो भी मेरे अबू के खिलाफ नज़म लिख देते। तो मां कहती है मुस्कुरा के कि अगर हिटलर को लिखना आता तो वो इतना खून खराबा क्यों करता। मसला ये है, अगर इन लोगों को लिखना आता, इनको पढ़ना आता, इनको दीन आता, इनको इंसानियत आती, तो इतना खून खराबा जो है वो क्यों होता। मुद्दे क्या हैं? फील्ड मार्शल को इबरतनाक शिकस्त हो रही है कश्मीर में और शिकस्त इनका मुकद्दर है। 2 वाकयात आपके सामने बयान करूंगा कि किस तरह ये हार रहे हैं, ये रजीम हार रहा है। और अब बातें हो रही हैं कि कश्मीर में जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए। क्या इमरान खान चाय का कप नहीं उठा सकते? असद तूर को नोटिस वसूल हुआ है। इस खबर पे ज़हीम लगारी बहुत बड़े सहाफी हैं, गिरफ्तार भी हो चुके हैं। इनकी खबर है, बड़ी खौफनाक खबर है कि इमरान खान जो है वो राशा, जो हाथ कांपने वाली बीमारी है, उसमें मुब्तला हो गए हैं। और ये खबर देने का मकसद क्या है, बाहर निकालने का, इस पे बात करेंगे। फिर आर्मी चीफ CIA के NOC से आता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये कहा था DGI लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल ने कि जी वहां से पेंटागन से मंजूरी आती है और यहाँ पे आर्मी चीफ बनता है। इस पे बात करेंगे। और सरे राहे शैतान से मुलाकात हो गई। आपको पता है कि हमारा कहीं ना कहीं पे शैतान के साथ एक रूहानी ताल्लुक है, शैतान के साथ जारी है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप लोग माशाल्लाह नेक हैं, आप लोग जो है ना मुत्तकी हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं महमूद न्यादी की, जो एक गंदा आदमी है, जो एक गलीज आदमी है, जो एक गुनाहगार आदमी है। मेरी अक्सर इसके साथ मुलाकात होती रहती है।
तो एक दफा मेरी मुलाकात हुई तो बहुत खुश था, यानी जो उसकी बातें थी वो बड़ी खिली हुई थी और बड़े कह के लगा रहा था। बहरहाल मैंने उसको हेलो कहा, उसने मुझे हेलो कहा। मेरा पुराना वाकिफ है, मुझे अक्सर मिलता रहता है, काम भी मेरे अच्छे नहीं है। तो मैंने कहा यार आज खुश बहुत हो, यानी बड़े अरसे बाद जो है ना वो तुम्हें खुश देखा है और इतना खुश देखा है। हालांकि तुम परेशान होते हो कि जी वो जायद ने आज नमाज पढ़ ली है, तुम्हारा मुंह उतरा होता है, और गुलाम अब्बास ने आज जो है ना वो रोजा रख लिया है, तुम्हारा जो है ना वो मुंह उतरा होता है। वो जी जो यूसुफ है उसने आज बेवा को 100 रुपया दे दिया है। मेरी जब भी मुलाकात होती है तो उसका चेहरा उतरा हुआ होता है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये, लेकिन आज मैं परेशान था, वो खुश था। तो मैंने कहा इसकी क्या वजह है? कहता है जितनी लानतें पर किलोमीटर के हिसाब से मुझे पढ़नी चाहिए थी वो मुझे नहीं पढ़ रही, वो किसी और को पढ़ रही हैं पाकिस्तान में। मैंने बड़ा कुरेदा कि किसको पढ़ रही हैं। कहता है तुम कमीने आदमी हो, तुम जो है ना वो घटिया आदमी हो, तुम अब मुझे भी जो है ना वो काले डाले पे जो है ना। मैंने कहा यार तुम्हें तो काला डाला नहीं उठा सकता। वो कहता है कि ये मेरे भी बाप हैं, ये मुझे भी जो है ना वो गिरफ्तार कर लेंगे। लिहाजा उसने नाम नहीं बताया, लेकिन इस बात पे बड़ा खुश था कि जो लानतें मुझ पे पड़नी चाहिए थी वो मुझ पे नहीं पढ़ रही, लेकिन किस पे पढ़ रही हैं ये मैं आप पे छोड़ता हूं। आप नेक लोग हैं, आप जो है ना वो अंदाजा कर सकते हैं। वो खुश था कि मुझ पे नहीं पढ़ रही। हम पहली खबर पे चलते हैं और जंग फैल रही है गल्फ में। इराक पहली दफा मुलविस हुआ है इसमें, अमेरिका ने और ईरान ने इराक को निशाना बनाया है। और पहली दफा जो है ना वो जो फील्ड मार्शल है फिरौन है मिस्र का, उसकी चीखें भी निकली हैं क्योंकि उसकी बंदरगाह पे भी जो है वो ड्रोन अटैक हुआ है। तो ये जंग एक मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर रही है। क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं? उधर आप यूक्रेन को देखें, रशिया को देखें। रशिया ने बड़ा हमला किया है यूक्रेन पे, फिर यूक्रेन का ईरान के साथ एंगेज होना, ये मामला जो है वो अच्छे नहीं हैं। अगर हम इस पे मजीद बात करें तो हूतीज ने जो है ना वो चीन के जहाज को इस्तिस्ना दिया है, जो हौसी हैं, कि चीन के जहाज जो है वो यहां से गुजर सकते हैं रेड सी से, बैर अहमर से, बाबुल मंदब। असल में चीन की जो पॉलिसी है आप जानते हैं, चीन तंग नहीं करता, छोटे मुल्कों के साथ पंगे नहीं लेता, साजिशें नहीं करता, अपनी तरक्की पे तवज्जो है। तो चीन का जो पूरी बैन अवी बरादरी है तो उसमें एहतराम पाया जाता है। खासकर जो छोटे मुल्क हैं उनको चीन से कोई खतरा वो महसूस नहीं करते। तो हूतीज ने भी उनको इस्तिस्ना दिया है। और अब यानी आबनाए हुरमुज, अब बैर अहमर जो रेड सी है उस पे भी टैक्स का मुतालबा आ रहा है कि इस पे भी जो है वो टैक्स लगाया जाए। मैं आपको बार बार कहता हूं ना कि हमारे जैसे जो मुल्क हैं, जो हमारे जैसे छोटे मुल्क हैं, वो इसमें रगड़े जाएंगे। जिस तरह हाथियों की लड़ाई होती है, ईरान के पास बहुत तेल है, अमेरिका वैसे सुपर ताकत है, सऊदिया आप जानते हैं, इसके अलावा कुवैत आपको पता है सबसे भारी करेंसी रखता है। इसमें ये छोटे छोटे मुल्क, क्योंकि आज 75 पैसे पेट्रोल सस्ता हुआ है, 75 पैसे। मैंने एक व्लॉग में आपको पैसों का चक्कर बताया था कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा फ्रॉड ये पैसों वाला चल रहा है। ये है ही नहीं, किसी के पास है 75 पैसे, आपकी जेब में है 75 पैसे है ही नहीं। पैसों का इन्होंने कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। 75 पैसे जो है ना वो सस्ते हो गए। और डीजल जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ₹2.5 महंगा कर दिया। तो ये सारा जो गल्फ क्राइसिस है ना, इसमें मुतासिर होगा पाकिस्तान। अब कोई कह रहा है कि पाकिस्तान के जरिए जमीनी कार्रवाई होगी। अगर पाकिस्तान के जरिए जमीनी कार्रवाई हुई तो उसके क्या रिजल्ट निकलेंगे, उसके क्या नतीजे आएंगे, आपको अच्छी तरह पता है। उसके बाद जो अभी मैंने शुरू में 2 आवारा कुत्तों की आपको बताई, 40 साल से चे बनाते फे बनाते ये पूरी कौम को नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार है नून लीग। ये कहना है जरदारी के लौंडे का। नून लीग जमात ही नहीं है, नून लीग कोई पॉलिटिकल जमात नहीं है।
जिलानी ने इसको वजीर खजाना बनाया, वजीर आला बनाया, फिर आज आए आपको पता है हमीद गुल, असलम बेग, असद बुरानी, असगर खान केस आपको पता है, आरओ इलेक्शन आपको पता है। एक इलेक्शन ये नहीं जीते, ये अभी 2024 में देख लें, जनरल आसिम मुनीर साहब और सिकंदर सुल्तान राजा, जनरल नदीम मंजुम, इन्होंने फॉर्म 47 दिए। ये तो माफिया है, ये तो बदमाशों का टोला है, ये रस्सागीर हैं और ये छीन लेते हैं। छीन नहीं लिया, पीटीआई के वोटर से पूरा इलेक्शन छीन लिया। पीटीआई के पढ़े लिखे जो वोटर्स थे, सपोर्टर्स थे, जो बड़ी प्यारी प्यारी पढ़ी लिखी बच्चियां थी, हमारी बेटियां थी, माएँ थी, बच्चे थे, उनसे छीन लिया। क्या कर लिया हमने या आपने? क्योंकि ये बदमाश है, ये मारते हैं। मॉडल टाउन से शुरू करें, मॉडल टाउन से पीछे चले जाएं, इन्होंने अपने कदमों को कैसे ठिकाना लगाया। दूसरी तरफ ये नून लीग क्या कह रही है? ये कह रही है कि पीपल्स पार्टी धांधली की बात कर रही है, क़यामत कितने बजे है, ये कहना है सदरनी बुड्ढी ना। अब सदरनी बुड्ढी को कोई पूछे कि क़यामत तो, ये पीपल्स पार्टी ने भी जवाब दिया है कि क़यामत तो आ गई थी, जो है ना वो 8 फरवरी 2024 को, जब आपका पूरा टब्बर हारा, पूरा टब्बर, और पूरा लाहौर हारा, पूरा पंजाब हारा। आपको पहले भी बताया कि पंजाब की एक सीट पे नून लीग आगे थी, एहसन इकबाल वाली पे। तो क़यामत तो उस दिन थी जब जर्नैलों ने ढाई, जब इलेक्शन कमीशन ने ढाई, जब वो दुनिया का सबसे बड़ा लानती, वो दुनिया का सबसे बड़ा खबीस, जिसकी सफेद दाढ़ी थी, जिसे कारी फाइज ईसा कहते थे, क्योंकि कमिश्नर चट्टा ने कहा था मुझे भी फांसी दी जाए, कारी फाइज ईसा को फांसी दी जाए और सिकंदर सुल्तान राजा को फांसी दी जाए। ये रावलपिंडी के कमिश्नर चट्टा ने कहा था। तो ये सारे लोग इसमें शामिल थे। अब हम बात करेंगे आर्मी चीफ और CIA का आपस में क्या ताल्लुक है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात बता रहे हैं कि जर्नैलों ने जब भी अमेरिका के हुक्म की पैरवी की तो मुल्क में मुआशी, सिक्योरिटी और अंदरूनी इंतशार में 500% इजाफा हुआ है। ये तो आप गवाह हैं। जर्नैलों के अमेरिका के हर हुक्म को मानने से यह तासुर दुरुस्त साबित होता है कि पाकिस्तान का हर आर्मी चीफ अमेरिकी CIA के NOC के बाद तैनात होता है। वो बताते हैं कि आपने आर्मी चीफ किसको लगाना है। जी, इसके बरक्स इमरान खान वो वाहिद शख्स था जिसने अमेरिका जैसे फिरौन मुल्क के सामने घुटने टेकने से इनकार किया। तारीख में जिस लीडर ने भी अमेरिका के साथ टक्कर ली, या तो उसको मरवा दिया गया या उसके मुल्क पर जंग मुसल्लत कर दी गई। लेकिन इमरान खान वो वाहिद लीडर होगा जो वापस वजीर आजम भी बनेगा और अमेरिका के साथ बराबरी की सतह पर तल्लुकात कायम रखेगा, ना तो इमदाद मांगेगा और ना अपनी सरजमीन को अमेरिका के हाथों इस्तेमाल होने देगा, इंशाअल्लाह ताला बेइज़्निल्लाह। अब इसी तनाजुर में कहते हैं कि गोली चलाने का अख्तियार सिर्फ रियासत के पास होता है। ये उलमा भी कहते हैं, हर कोई कहता है, किसी और के पास नहीं, कि रियासत गोली चला सकती है। हम मान लेते हैं, हम मानते हैं कि रियासत गोली चला सकती है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर रियासत पर काबिज लोग ही धांधली या नाजायज तरीके से अवाम का मैंडेट छीन कर मुसल्लत हुए हों, सवाल तो ये है, बदमाश हों, राणा सनाउल्लाह, तलाल चौधरी, अंजुम वकील, इस्लामाबाद की सारी जमीन खा गया ये, हनीफ अब्बासी, एफिड्रील, ये लोग मुसल्लत हों और छीना हो इन्होंने, तो फिर इनको इजाजत है गोली चलवाने की? जी, लोगों के हुकूक गसब किए हों और बारहा निहत्ते शहरियों का कत्ले आम भी किया हो, तो इस्लाम ऐसे हुक्मरानों के बारे में क्या रहनुमाई देता है? इस्लाम क्या कहता है ऐसे हुक्मरानों के बारे में? मौलाना इसाक साहब तो कहते हैं कि ये फासिक हैं, ये फाजिर हैं, बल्कि एक तकरीर में कहते हैं कि वाजिबुल कत्ल हैं, जिन्होंने मैंडेट चोरी किया।
जो कौम पे मुसल्लत हुए, जिन्होंने अमानत में खयानत की। वोट अमानत होता है ना जी। उनकी हैसियत के बारे में इस्लामी तालीमात क्या कहती हैं? क्या सेल्फ डिफेंस में ऐसी रियासत के अहलकारों पर गोली चलाना नाजायज है? अगर है तो क्यों? कोई मैंडेट नहीं है इनका। ये जो इन्होंने थानेदार लगाए, ये जो इन्होंने डीसी लगाए, ये जो इन्होंने कश्मीर में आईजी लगाया, इनका अख्तियार ही नहीं है, इनका मैंडेट ही नहीं है। कातलों को मुसल्लत किया, इनका मैंडेट ही नहीं है, तो फिर बंदा क्या करे? उमर नजीर कश्मीरी कह रहे थे कि मेरी 4 बेटियां हैं, मैं उनके हुकूक पूरे नहीं कर सका, मेरे बूढ़े वालिदैन हैं, मैं उनकी खिदमत नहीं कर सका। लेकिन जो रिज़्क़ हलाल मुझे माँ बाप ने खिलाया, तो मैं अपनी और अपनी कौम के हुकूक के लिए खड़ा रहूंगा, डटा रहूंगा। ये वो उमर नजीर कश्मीरी हैं जिनका भाई 2-3 दिन पहले शहीद हुआ है। ये वो उमर नजीर कश्मीरी हैं जिन्होंने उसामा का जस्ते खाकी उठाया है, पीएचडी का स्टूडेंट कैद आज़म यूनिवर्सिटी का। मैं कहता हूं कैद आज़म यूनिवर्सिटी इसी बात पे बाहर निकल आती कि आपने पीएचडी स्टूडेंट, एक आने वाले डॉक्टर को आप लोगों ने शहीद कर दिया। कसूर क्या है? अपना हक मांगना, अपना हक मांगना। क्या कोई शख्स मुल्क से बड़ा होता है? क्या कोई शख्स इदारे से बड़ा होता है? ये DGISP आसिफ गफूर ने कहा था कि कोई फौज मुल्क से बड़ी नहीं होती, कोई शख्स मुल्क से बड़ा नहीं होता, कोई शख्स इदारे से बड़ा नहीं होता। पहले पाकिस्तान है कि पहले इदारा है? कि पाकिस्तान के साथ क्या किया जा रहा है, पाकिस्तान की शहरा के साथ क्या किया जा रहा है। हर कोई मुंह में दही जमाए मेरे समेत बैठा है और एक पागल शख्स को रोक नहीं रहा कि वो क्या कर रहा है। वो शिकस्त खा चुका है, वो मान है, वो शिकस्त खा चुका है लोगों के हाथों। जो मर्जी ये करे। आप कह रहे हैं मार्शल लॉ लगाएंगे, लगाएं मार्शल लॉ, हिम्मत पैदा करें, लगाएं मार्शल लॉ। ट्रंप के बूट का साया आपके सर पे, लगाए ना मार्शल लॉ। क्यों नहीं लगाते? आज लगाएं, अभी लगाएं, आपको पता चले, फिर पता चले ना सामने है। औरतों की तरह घूंघट क्यों ओढ़ा हुआ है? चिलवन क्यों ओढ़ी हुई है? इनको क्यों 2-2 टके के चोरों को आगे किए हुए? सामने है, पता चले। मुशर्रफ ने लगाया ना, ज़िया ने लगाया, लगाए मार्शल लॉ, फिर पता चले, फिर कौम को पता तो चले ना। मैं पीछे बैठ के डोरियां लाना, कभी किसको आगे, कभी फैसल वाडा को आगे कर देना, कभी मुनीफ फारूक को आगे कर देना। औकात आपकी इतनी है टोटल, सामने है, लगाए मार्शल लॉ। हम चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर यह है कि ये जो महीना है, इस बिलों में एडजस्ट होना है 15.68 अरब फ्यूल प्राइस। जो करना है कर लो, और कर लो जो करना है। हां, अगर कोई गरीब पड़ोसी हो, अगर कोई रेडी वाला हो, अगर कोई कमजोर बंदा आपके पैर पे पैर रख दे, अगर कोई मस्जिद में आपके ऊपर से गुजरे और यहां पे आपको पैर लग जाए, तो उसके आपने दांत तोड़ देने हैं। दांत चद्दड़ ते यद्दड़ ते खिच्ची ते नवानी ते न्यादी ते खान ते कुतुबशाही ते अवान ते लोहार ते पठान घरन थे अपने अपने ग्रामन थे। औरतों से मालिश करवाने के लिए पीर गद्दी नशीन काले गाड़ी से उतर रहा था, तो आगे लोगों ने सजदा किया हुआ था। सजदा जी 15.68 अरब। ईरान ने अमेरिका का जो मिसाइल जखीरा था उसको खत्म कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। और इस पर बड़ा इख्तलाफ है पेंटागन और व्हाइट हाउस में। पेंटागन कहता है कि जो है ना वो जखीरा खत्म है, और जो है ना वो व्हाइट हाउस कहता है, क्योंकि उसने सियासी बयानियां देना है व्हाइट हाउस ने, तो वो कहता है कि नहीं जी, ये हमारे पास जो है वो मौजूद है। जिस तरह मैंने पहले बताया आपको इंट्रो में कि असद टूर, ये जबरदस्त इमरान खान के बड़े मुखालिफ रहे,
3.5 साल रजीम चेंज के जो है ना वो हामी थे और कारी फायद ईसा के लेप पालक थे। कारी फायद ईसा इसको दूध पिलाते थे, वो बाप का दूध जो होता है कि बाप का दूध पिया तो बह रहो, ये असद तूर। फिर इसको पता चल गया कि ये तो सारा धोखा था, जिस तरह धोखा होता है, जहां मौलवी धोखे, मुत्तकी धोखे, नमाजें धोखे, तो कारी फायद का पता चल गया। ज़ईम लगारी ये जबरदस्त आदमी है, ये पहले गिरफ्तार भी हुए हैं। इन दोनों ने खबर दी है कि इमरान खान की सेहत बहुत खराब है। इमरान खान के हाथ इतने कांपते हैं कि वो चाय का कप नहीं उठा सकते, और चाय का कप अगर वो उठाते हैं तो वो चाय का कप जो है ना वो आपने देखा होगा बुजुर्गों का होता है, यानी आसाब की, बेसिकली तो ये आसाब की कमजोरी है, यानी कमजोर हो जाना। तो लेकिन सवाल एक ये है कि जेल से जो हवा आती है ना, हवा वो जर्नैलों से पूछे बगैर बाहर नहीं निकलती। ये इतनी बड़ी खबर कैसे रिपोर्ट हो गई कि इमरान खान इतने बीमार हैं? एक बात। दूसरी बात यह कि हर हफ्ते इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात होती है, ये हो गया। तीसरी बात कि बुशरा बीबी से उनके रिश्तेदारों की, भावज की बेटी की मुलाकात भी होती है। अब इमरान खान इतने बीमार हैं और बाहर खबर नहीं आई उन जराए से। असद तूर और ज़ईम लगारी जो है ना वो दे रहे हैं, खबर दे रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद ये है कि उम्मीद, पाकिस्तानी वर्स्ट कंडीशन में है, लेकिन एक चिराग टिमटमा रहा है, लेकिन है अडयाला में। मुआवजे का इंतजार कर रही है कौम कि कोई मुआवजा उसे निकाल देगा, वो आजाद हो जाएगा। लोगों को उम्मीद है, लोगों की उम्मीद नहीं टूट रही। इन्होंने लोगों की उम्मीद तोड़नी है, इन्होंने लोगों को मायूस करना है। मैंने कल परसों आपको बताया था ना कि ये हदीसें किसने गढ़ी हैं कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, किसने गढ़ी हैं? इन्होंने, बनु उमैया ने, बनु अब्बास ने। आप मेरी बात को लाइट लेते हैं कि बनु उमैया ने हदीसें गढ़ी? लाइट लेते हैं? आप मेरी इस बात को लाइट लेते हैं कि बनु अब्बास ने हदीसें? बनु अब्बास ने क्या किया? बनु अब्बास ने कहा कि कुरान वो मखलूक है। अब बताएं, सारा दीन ही या कलाम नहीं है, मखलूक है। फिर कुछ छोड़ा होगा उन्होंने, ये उन्होंने कुरान के साथ किया। आप कहते हैं ना अहले बैत और अहले बैत तहार और जी अहदीस और जी तबा ताबीन और ताबीन। आप, मैं कुरान कह रहा हूं, वो कहते थे मखलूक है। दसो, जिसपे सबसे ज्यादा मार खाई आली जनाब इमाम अहमद बिन हंबल ने, अल्लाह पाक उनकी कब्र को नूर से भर दे, स्टैंड लिया, मार खाई, 3 बादशाह भुगताए, वासिक, महमूद, मुतसिम। तो उम्मीद जो है ना वो खत्म करना, लोगों को मायूस करना। हम मुकद्दर में हैं, हम, यानी आप देखें ना, जब हम मुशरिकीन मक्का थे, मुशरिकीन मक्का, और हम कहते थे कि ये लंबड़वान है, बस इनसे पीछे, हम कहते थे कि नून लीग भी धांधली करती है, पीपल्स पार्टी भी धांधली करती है और फौज रोकती है। वो तो हुणसा को पता चला कि काम उल्टा है। नून लीग ने तो 8 फरवरी को शिकस्त तस्लीम कर ली थी, वो चले गए थे दफ्तर बंद करके। इन्होंने कहा नहीं, हम समझते थे वो धांधली करते हैं, ये रोकते हैं। अब हमें पता चला कि ये असल मामले ये जितने आईपीपीज वाले हैं, ये जितने टीपू ट्रकाला ते फलाना खोखो, ये सारे इनके फ्रंटमैन हैं, सारे 118 आईपीपीज हैं, 118 तो 100 तो ज्यादा इन्होंने फ्रंटमैन है।
इनके बच्चे बाहर क्यों पढ़ते हैं? तनख्वाह कितनी तनख्वाह होती है? मेरा बच्चा दूसरी दफा मोटरसाइकिल निकाले तो मैं 10 दफा पूछता हूं किधर जा रहे हो, पेट्रोल की देखिए कीमत, क्योंकि मुझे अपने वसाइल का पता है। ये सारे बाहर पढ़ने, क्यों बाहर पढ़ने? वजह तो वो आईपीपीज वाले इनके फ्रंटमैन है, सारे फ्रंटमैन है, सारे फ्रंटमैन है। यानी जहां पे कोयटा में, पेशावर में, कराची में, लाहौर में, ये सारे उन्होंने फ्रंटमैन हैं। यकीन करें, वो मकसूद चपड़ासी, पापड़ा वाला, फलूदे वाला, वो इनके फ्रंटमैन है। ये नवाज शरीफ और दरदारी इनके फ्रंटमैन है। अदमाल उम्मीद तोड़नी है, उम्मीद मुजामत तोड़नी है। इमरान की ये कंडीशन बता के मुजामत तोड़नी है, वरना मैं साफी बड़े अच्छे हैं, इन पे कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन ये खबर क्यों दी गई कि कप नहीं उठा सकते? इमरान खान ऐसा नहीं हो सकता। इमरान खान जो कुरान पढ़ रहे हैं, जो नमाजें पढ़ रहे हैं, अल्लाह पाक उनको इस कंडीशन पे नहीं लाएंगे कि वो कप ना उठा सकें। लेकिन इनकी साजिश ये है कि उम्मीद खत्म की जाए, जो आखिरी उम्मीद है पाकिस्तानियों के पास, तो वो उनसे छीनी जाए। अब मिसाल मलिक आती हैं टीवी पे, इसके खावंद को फांसी भी हो सकती है, उम्र कैद हो गई है, लेकिन यार मिसाल मलिक को तो आपको पता है, कपड़े, ऐनक, सिक्योरिटी, ये टीवी पे आ जाती हैं, रोती हैं, सिसकियां लेती हैं, हाथ जोड़ती हैं कि सारी जान छोड़ो। वो नहीं कह रही होती, जर्नल कह रहे होते हैं कश्मीरियों से, जलजला है तो फौज, सैलाब आए तो फौज, कहत है तो फौज, अपने आप को निकाल रहे हैं, अपने आप को क्या कीता है? हमने तो कुछ नहीं किया। सियासतदान 78 साल से सियासतदान हैं, सियासतदान बिल्कुल हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया मास्टरमाइंड ये है। अब मिसाल मलिक को बिठा दिया है, सियासतदान सारा कुछ कर रहे हैं, सियासतदानों ने किया है, औकात है सियासतदानों की। सियासतदानों ने 5 जून से लेकर आज तक 100 बंदे गिरा दिए हैं, किसी सियासतदान की जुर्रत है? अब चींची क्यों करते हैं? अब वीडियोस बन रही हैं, बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, अब आप रोने पे आ गए, अब आप सियासतदानों के मत्थे लगा रहे हैं। उधर वो जो नकाब पोश फिर रहे हैं सिविल कपड़ों में, बिल्डिंगों पे खड़े होके, तो आपको यही मिल गया। अब ये भी समझती है असल में ना, ये मिसाल मलिक, ये इसको देख के ना मुख्यमंत्री को कपड़े, बैग, तराश खराश, ये समझती है वो वजीर आला बन गई है जिसको एक लफ्ज नहीं आते तो मेरे को कुछ बनाओ कम अज कम। ये एहसास है भाई लोगों का, ये भी एहसास है। ये हाथ भी जोड़ रही है, रो भी रही है कि हमने क्या किया। अब कह रहे सियासतदानों ने किया सारा कुछ। ये हर जगह पे हारेंगे, हर जगह शिकस्त इनका मुकद्दर है। कौम से कोई नहीं जीत सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई कौम से जीत जाए। कौम से जीतेंगे, छितर पड़ेंगे ढाका में, छितर पड़ेंगे। कौम पीछे खड़ी होगी, राफेल गिराएंगे। कौम से लड़ेंगे, बांग्लादेश याद रखें। कौम से लड़ेंगे, बलूचिस्तान पूरे का पूरा चौक है। कौम से लड़ेंगे, केपी के चौक है। कौम से लड़ेंगे, कौम के लीडर को कैद रखेंगे, फिर माफिया मांगेंगे मिसाल मलिक के जरिए, माफिया मांगेंगे। आप माफिया मांगेंगे, पाकिस्तान के अरूज का दिन होगा जब आप माफिया मांगेंगे, और आप कहेंगे कि जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया था उन पे भी आर्टिकल 6 लगाओ। हम ना देखें, हो सकता है हम ना देखें, लेकिन जब तक आप बैरकों में नहीं जाते ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा, नहीं करेगा ये मुल्क तरक्की। जब तक आप अपना काम नहीं करते ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा।
विशाल मलिक से माफिया मंगवाएं। वहां पे आप सफेद दाढ़ी वाला कह रहा है कि मेरे बेटे को सीने पे गोली लगी थी या कमर पे। आसान नहीं है, आसान। ये गुज़िश्ता रात अब्दुल्ला 2 दफा खांसा है। एक दफा खांसा है, इसकी मां में थोड़ी हरकत हुई है। जब दूसरी दफा खांसा है तो उठ बैठी है। क्या हुआ अब्दुल्ला? ये बेटा होता है। वो सफेद दाढ़ी वाला कह रहा है सीने में गोली खाई है या पीठ में? उन्होंने कहा सीने में। कहता मैं कामयाब हो गया, मेरे बेटे ने सीने में। इनसे आप जीतेंगे जनरल साहब? आप तो बिलों से नहीं निकलते। बुलेट प्रूफ वॉशरूम ही बुलेट प्रूफ, जो नीचे कमोड है वो बुलेट प्रूफ, जो चीज निकलती है वो बुलेट प्रूफ, जो मुस्लिम शावर है वो बुलेट प्रूफ, ऑमलेट खाने वाली प्लेट बुलेट प्रूफ, चमचा बुलेट प्रूफ, घर बुलेट प्रूफ। वो सफेद दाढ़ी वाला कह रहा है कि सीने में गोली लगी है या कमर में। इनसे आप जीतेंगे? क्यों जीतेंगे? वजह आपको सुरखा आपके पार लगे हुए हैं। जाए ना बलोचिस्तान, रोजाना आपको कहता हूं जाए बलोचिस्तान, जाए ना तीरा में, जाए ना वाना में, जाए ना वजीरिस्तान में, या मुझे जिम्मेदारी दे दें। वो एक जो है ना फिल्म है नायक, इंडिया की, अनिल कपूर की, बड़ी फेवरेट फिल्म है मेरी। एक दिन के लिए वजीर आला बनता है, मुझे एक दिन के लिए बना दे। मुझे अगर मैं किसी शहर में आ जाऊं, पिंडी में, इस्लामाबाद में, मेरा नाम चेंज कर देना है। मैं 10,000 कमांडो लेकर उधर ही रहूंगा बलोचिस्तान में पूरा दिन, या वाना में रहूंगा या तीराब में रहूंगा। मुझे आप एक अच्छी सी गाड़ी दे दें या एक अच्छा सा हेली दे दें ताकि मैं सारा दिन ऊपर फिरता रहूं। एक दिन मुझे दे दें, 6 फुट कद है मेरा, मुझे दे दें। मैं कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनूंगा, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहनूं। जाए ना, ले जाए कोर कमांडरों को। गॉड ऑफ ऑनर भी उधर 20 टेंशन उधर करें। दिल्ली में बैठ के गल्ला। शिकस्त आपका मुकद्दर है। आपको इमरान शिकस्त देगा, आपको लोग शिकस्त देंगे, आपको जेनजी शिकस्त देगी, आपको तारीख शिकस्त देगी। तारीख में आप तारुफ नहीं करा सकेंगे अपना। अल्लाह पाक आपको आसानी अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बी करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।